हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनबी लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं समाजशास्त्र के चैप्टर सांस्कृतिक परिवर्तन, कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी का जो सेकंड टर्म के सिलेबस में से चैप्टर है, ये चैप्टर बेटा आपकी परीक्षा में 5 अंक का आएगा। तो इस चैप्टर को पूरी तरह समझाऊंगा, साथ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के अंत में हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आते लाइक और शेयर जरूर करें। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर या एनबी लर्निंग में सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी लिखकर, तो वो वीडियो देख लें। सेकंड वीडियो ये है, इसके बाद जो 10-10 नंबर के 3 चैप्टर आएंगे उनकी वीडियो भी बहुत जल्द यानी कल तक आपको उपलब्ध हो जाएगी या आज शाम को भी उपलब्ध होने की पूरी संभावना है। तो शुरुआत करते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के बारे में समझेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन को इंग्लिश में कल्चरल चेंज कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी वीडियो बनाई है। कल्चरल चेंज क्या होता है? एक तो सांस्कृतिक का मतलब होता है बेटा आपके रहन सहन, खान पान, पहनावा, आपके जीवन जीने के स्टाइल, आपके दोस्तों से मिलने का स्टाइल, है ना। यानी आपके जीवन में जो भी आप एक्टिविटी करते हो, जो भी आप सामने फेस करते हो, वो सांस्कृतिक परिवर्तन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने अगर 100 साल पहले चले जाओ तो गांव में लोग संयुक्त परिवार में रहा करते थे। ठीक है, सुबह उठ के अपने वृद्धजनों के पैर में छूकर आशीर्वाद लिया करते थे। सुबह सब 6 बजे से पहले उठकर शौच स्नान वगैरह करके तैयार हो जाया करते थे। फिर खेत में काम करवाते थे, माता पिता के साथ जाते थे, खेतों में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और फिर घर को आ जाते थे। शिक्षा ग्रहण भी करते थे कुछ बच्चे गुरुकुल में जाके। और अब आज की ज़िंदगी देखो, सुबह उठ रहे हैं, अलार्म लग रहा है मोबाइल पे, ठीक है, 6 बजे का 7 बजे का उठ रहे हैं, फ़ोन चेक कर रहे हैं, देन टीवी चला रहे हैं, फिर हम इंग्लिश सीट में बैठ के शौच वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये परिवर्तन जो हुए समाज में वो सांस्कृतिक परिवर्तन में आते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रहन सहन, खान पान, पहनावा और जो बोलचाल और स्टाइल है, ये सब क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 4 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक तो संस्कृतिकरण, आधुनिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण जिसको हम लौकिकरण भी बोलते हैं, और पश्चिमीकरण। यानी पूरा चैप्टर इन चारों टॉपिक पर है। इन चारों टॉपिक को समझ जाओगे तो 5 नंबर आपके बहुत ही सरलता से आ जाएंगे। तो पहली लाइन को मैं समझाता हूँ आपको कि सांस्कृतिक परिवर्तन को 4 प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो ये 4 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं बेटा? संस्कृतिकरण है, ठीक है, आधुनिकरण है, धर्मनिरपेक्षीकरण है और पश्चिमीकरण है। आधे तो समझ गए होंगे। आधुनिकरण का मतलब क्या है? आधुनिक हिसाब से पश्चिमी की भांति, पश्चिम देशों की भांति अपने जीवन को जीना, वो आधुनिकरण का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद से पहले भी थी, लेकिन बाकी के 3 बाद में आई। अच्छा, संस्कृतिकरण जैसा मैंने आपको 100 साल एग्जाम्पल दिया, ऐसे युगों युगों तक जो हमारे रहन सहन में बदलाव आता गया। पहले आदि मानव लोग थे, नग्न अवस्था में रहते थे, कंदमूल खाते थे। फिर जब विकास हुआ, फिर वस्त्र पहनने लग गए, फिर और अच्छे वस्त्र पहनने लग गए, व्यापार करने लग गए। तो संस्कृतिकरण सबसे पहली प्रक्रिया है जो समाज में शुरू हुई थी। सेकंड पॉइंट है 19वीं-20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। एक चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर 10 नंबर का आएगा जो सोशल मूवमेंट, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो इसमें पॉइंट आया है उसके बारे में समझते हैं। तो दूसरे पॉइंट को हम डिटेल से समझेंगे कि समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा। ये भी जो हम ये मान्यताएं मानते हैं वह भी संस्कृतिकरण का एक हिस्सा है। ठीक है, तो 19वीं-20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए? सती प्रथा के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में, जाति प्रथा के विरुद्ध। और राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके CUET में भी आने की पूर्ण संभावना है कि सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। तो समाज सुधार आंदोलन वो आंदोलन होते हैं बेटा जो समाज में सुधार लाने के लिए करते हैं।
समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, पहले छुआछूत था, ऊंच नीच का बहुत बड़ा बोलबाला था, लेकिन समाज सुधार आंदोलन ने क्या किया, इस प्रथा को थोड़ा कम किया है। समाज शास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के निम्न पहलुओं, एक परीक्षा में प्रश्न आएगा कि आधुनिक परिवर्तन के कारण क्या हैं या क्यों आधुनिक परिवर्तन हुए। संचार माध्यमों के द्वारा आज नेट की सहायता से सबसे ज़्यादा आधुनिक परिवर्तन हो रहा है। पूरा का पूरा व्यक्ति लड़का से लड़की बन जाता है नेट से, है ना। आप यूज़ करते हैं बहुत सारे मौज ऐप वगैरह, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। तो क्या है, संचार माध्यम ने भी आधुनिक परिवर्तनों को बल दिया है। और भी देखते हैं, कुछ 3-4 पॉइंट हैं, इन 3-4 पॉइंट को हम समझते हैं। देखो, संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचार की प्रकृति, तो ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने आधुनिक परिवर्तनों को बल दिया है। ठीक है, सबरवाल के अनुसार प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे आदि वस्तुओं के आवागमन से नवीन विचारों को तीव्र गति से प्रदान करने में। तो आधुनिकीकरण के या संस्कृतिकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, आप इनके नाम लिख सकते हो। संचार माध्यम जिम्मेदार है, संगठनों का स्वरूप जिम्मेदार है, विचार की प्रकृति जिम्मेदार है। ठीक है, संगठनों में आएगा, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की गई, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अंजुमन ए ख्वातीन इस्लाम की स्थापना की गई। तो बहुत सारे संगठन बने। ठीक है, संगठन यानी ग्रुप, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सिखों ने अपना खालसा पंथ की स्थापना करी, जैनियों ने अपने समाज बनाए। तो संगठनों के स्वरूप ने भी आधुनिक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया। और विचार की प्रकृति, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है विचार की प्रकृति। स्वतंत्रता, उदारवाद के नए विचार। आपको पता है पश्चिमी शिक्षा ने, हमने लास्ट कल चैप्टर में पढ़ा था कि पश्चिमी शिक्षा ने लोगों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही हमारे अंदर आज़ादी की चिंगारी जली, उदारवाद की भावना आई, परिवार की संरचना जो बनावट में परिवर्तन आया, विवाह संबंधी नियम में फेरबदल हुए, शिक्षा के मूल्य, ये सब बदले। तो ये सब बेटा क्या है, ये आधुनिक परिवर्तन के कारक हैं। क्या है, कारक। परीक्षा में आ जाए कारक बताओ या किन कारणों से हुई, तो ये आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। चैप्टर समझ में आ रहा हुआ, किस बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, आधुनिक तथा पारस्परिक विचारधाराओं में वाद विवाद हुआ। ज्योतिबा फुल्ले ने आर्यों से पहले को अच्छा काल माना। बाल गंगाधर तिलक ने आर्य युग की प्रशंसा की। जहां आरा शाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन बहुविवाह की कुप्रथा का विरुद्ध भाषण दिया और कुरान की मूल भावनाओं के विरुद्ध। तो बहुत सारे विचारकों ने आधुनिकीकरण में योगदान दिया। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि बहुत सारे विचारकों ने आधुनिकीकरण में योगदान दिया। जैसे ज्योतिबा फुले ने कहा कि आर्यों से पहले एक अच्छा काल था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य युग ही अच्छा युग है। जहां आरा कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह यानी एक मुस्लिम बहुत सारी पत्नियां रखे, ये एक शोषण है महिलाओं पर। तो इनके बारे में भी हमने क्या किया, आधुनिक विचारधारा यानी आधुनिकीकरण के पॉइंट आ गए आपके। ठीक है, आगे हैं समाज सुधारक के विरोधी ने भी रूढ़िवादियों बातों को उठाया। सती प्रथा के समर्थन में बंगाल में धर्म सभा गठन हुआ। भारत में संरचनात्मक सांस्कृतिक विविधता है। आधुनिक ज्ञान व शिक्षा के कारण, अगर आपके सामने परीक्षा में प्रश्न आता है बेटा कि आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो आप एक तो संचार लिख दोगे, संचार प्रणाली जिम्मेदार है आपकी। ठीक है, शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है आपकी, शिक्षा प्रणाली ने भी आधुनिकीकरण में योगदान दिया। और पश्चिमीकरण और नव विचारों का उदय, तो नव विचारों का उदय यानी नए नए विचार, इन्होंने आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया। और नए नए आविष्कार भी, अब स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो तो ये भी क्या है, आधुनिकीकरण के पॉइंट हैं। तो आप ये नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये आधुनिकीकरण के क्या है, कारक हैं, तरीके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम हर एक पॉइंट को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृतिकरण का। ठीक है, तो संस्कृतिकरण M.N. श्रीनिवास के अनुसार वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति या जनजाति उच्च जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श तथा विचारों का अनुकरण करते हैं। ये तो परिभाषा है कि क्या है कि इसमें निम्न जाति या जनजाति के लोग उच्च जाति यानी जो बड़े लोग, अमीर लोग या हाई कास्ट के लोग
लाइफ स्टाइल जीते उनकी कॉपी करना ही संस्कृतिकरण है। तो निम्न जाति या जनजाति, ये पूरी लाइन आपको याद करनी है कि वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति या जनजाति उच्च जाति की जीवन पद्धति को, लाइफ स्टाइल को, अनुष्ठान यानी पूजा पाठ के मूल्यों को, आदर्श विचारों का अनुकरण करते हैं, उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। इसके प्रभाव से भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक, अनुष्ठान, जीवन पद्धति में देखे जा सकते हैं। ये प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से होती है। फॉर एग्जाम्पल हम RRR मूवी ले सकते हैं, जो आजकल RR देख रहे हैं आप। उसमें जो अंग्रेज़ों की लाइफ स्टाइल है और जो भारत के लाइफ स्टाइल, इसमें अलग दिखाया गया है। जैसे कैसे वो डांस करने के लिए कोट पैंट पहन कर आते हैं उनकी पार्टी में, तो ये संस्कृतिकरण है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या निम्न लोग उच्च वर्ग के लोगों की जीवन पद्धति को, अनुष्ठान मूल्यों को, आदर्श विचारों का अनुकरण करते हैं। आप सबसे अच्छा उदाहरण शादी ब्याह में देख सकते हैं। पहले लोग बैठकर खाना खाया करते थे, खाना परोसा जाता था। आजकल आप जाते हो शादी में, स्टॉल लगे होते हैं, आप अपनी मर्जी से खाना खाते हो, खड़े होकर खाना खा रहे हो, जबकि खड़े होकर खाना खाना हमारी संस्कृति में नहीं है। तो ये संस्कृतिकरण ही है एक तरीके से, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में गैर संस्कृतियाँ, जातियाँ प्रभुत्वशाली होती हैं, वहाँ की संस्कृतियों को इन निम्न जातियों ने प्रभावित किया है, ठीक है। जहाँ पे निम्न, देखो जहाँ पे उच्च संस्कृति के लोग कम है, निम्न वाले की ज़्यादा, तो निम्न वाले उच्च को कॉपी कर लेते हैं पूरी तरीके से। यानी जिन क्षेत्रों में गैर सांस्कृतिक जातियाँ प्रभुत्वशाली थी, वहाँ की संस्कृति को इन निम्न जातियों ने प्रभावित किया। इसे विसंस्कृतिकरण, यानी मान लो एक मोहल्ले में 90% लोग निम्न जाति वाले या जनजाति वाले जिनकी संस्कृति अलग है, और 10% हाई अपने जो जाति लाइफस्टाइल जीते, तो 90 वाले 10 को भी अपनी श्रेणी में ले आएंगे। इसे विसंस्कृतिकरण कहते हैं। यानी वहाँ की 10% की संस्कृति को प्रभावित कौन करेंगे? निम्न जाति वाले। इसे बोलते हैं विसंस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण के बारे में आपने समझ लिया क्या होता है संस्कृतिकरण। जब निम्न जातियाँ उच्च की कॉपी करती हैं और जब निम्न जातियाँ उच्च की हटा देती हैं, तो कॉपी करना संस्कृतिकरण और उनको हटा देना विसंस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की आलोचना भी की गई बेटा, यह परीक्षा में आ सकता है किस तरीके से आलोचना की जाती है। सामाजिक गतिशीलता, निम्न जाति के स्त्रीकरण में ऊर्ध्वगामी, यानी हमेशा नीचे से ऊपर परिवर्तन होता है। हमेशा एक नीचे वाला बंदा ऊपर की कॉपी करता है, धीरे धीरे टॉप मोस्ट पे पहुंच जाता है। तो सामाजिक गतिशीलता निम्न जाति के स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है। उच्च जाति की जीवन शैली, निम्न श्रेणी की जीवन शैली निम्न होने की भावना पाई जाती है। तो हाई लाइफ स्टाइल वाले अपने आप को हाई समझते हैं और निम्न वाले अपने आप को लो समझते हैं, तो अंदर से फीलिंग पाई जाती है। उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण, हमेशा से हम अच्छे की कॉपी करते हैं। तो ये क्या लिखा है, वांछनीय भी है और प्राकृतिक भी है। क्या है कि उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण वांछनीय तथा प्राकृतिक है, ये कहा गया है संस्कृतिकरण में। ये अवधारणा असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। असमानता मतलब इससे क्या होता है, असमानता फैलती है। एक नीचे वाला ना तो पूरी तरीके से हाई बन पाता है, वो बीच में आके रह जाता है, यानी मध्यम वर्ग बन जाता है वो। निम्न जाति के प्रति भेदभाव एक विशेष अधिकार है। तो कुछ लोग हाई क्लास निम्न जाति के प्रति भेदभाव भी करते हैं। संस्कृतिकरण के फायदे नुकसान दोनों आपको समझ में आ रहे हैं कि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, और उच्च जाति के लोग अपने आप को उच्च जीवन शैली मानते हैं और निम्न जाति के निम्न मानते हैं। इसमें दलित समाज के मूलभूत पक्षों को पिछड़ा माना जाता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि क्या नुकसान है इसके। ये 3 जो पॉइंट हैं बेटा वो नेगेटिव है। इससे भेदभाव बढ़ता है और दलितों को पिछड़ा माना जाता है। लड़कियों को भी असमानता की श्रेणी में नीचे, लड़कियों को भी, क्योंकि जितने रईस लोग होंगे वो भी अपनी लड़कियों को कहते हैं कि नहीं विकसित ना हो, तो ये भी लड़कियों को में भी असमानता होता है। तो ये बेटा क्या है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट है संस्कृतिकरण के। ठीक है बेटा। अगला है जातीय सदस्यता की प्रतिभाई सूचक बन गई है। यानी आपने देखे होंगे अब हर बंदा अपने गाड़ी के पीछे गुज्जर ये सब लिखवाता है ना, जितने अपने गाड़ी रास्ते में जितने कुछ ना कुछ लिखवाते हैं। तो इससे क्या होगा, जातीय सदस्यता प्रतिभा की सूचक बन गई है। भले उनमें प्रतिभा जीरो हो, लेकिन वह अपने सोचते हैं भाई जाति के तो हम श्रेष्ठ हैं। यही भावना दलितों में भी आई है, लेकिन फिर भी भेदभाव और अपवर्जन का शिकार है। कुछ लोग दलित भी लोग भी अपने आप बाइक के पीछे, गाड़ी के पीछे वाल्मीकि वगैरह लिखवाते हैं। तो इससे क्या है, इसमें जातीय सदस्यता प्रतिभा की सूचक बन गई। लोग अपने नाम कर्मों से नहीं आगे बनते, अपने आप को जाति कहने में गर्व मानते हैं। तो ये संस्कृतिकरण के कुछ नुकसान हैं। ठीक है। फायदा क्या है कि
इससे समाज में अच्छी संस्कृति आती है और एक रूपता देखने को मिलती है, फ़ायदे हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण होता है कि जैसे पश्चिमी यूरोप की जो जीवन शैली, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड लाइफ का जो लाइफ स्टाइल जो हम जीते हैं उसे बोलते हैं पश्चिमीकरण। ब्रिटिश शासन के 150 वर्षों में आए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्यों में परिवर्तनों को पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमीकरण किसे कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान 150 वर्ष में आए टेक्नोलॉजी, संस्था, विचारधारा और मूल्यों में जो बदलाव आए उसे पश्चिमीकरण कहते हैं। जीवन शैली एवं चिंतन के अलावा भारतीय कला साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का असर पड़ा है। पहले फिल्मों में आप देखते होंगे हीरो हीरोइन पूर्ण कपड़े पहनते होते हैं, अब फिल्मों में देख सकते हैं कि कपड़े नाम मात्र होते हैं। तो ये क्या है, ये सब पश्चिमी संस्कृति का असर है जो कि हमारे कला और साहित्य पर भी पड़ा है। ऐसे लोग कम ही थे जो पश्चिमी जीवन शैली को अपना चुके थे। इसके अलावा अन्य पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों से उपकरणों का प्रयोग, जैसे खाने के लिए आप चम्मच का प्रयोग करते हैं, ये भी पश्चिमीकरण है। आप दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ये भी पश्चिमीकरण है। आप अभी 5 साल पहले इंसान को इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, जो भी चेंज आए हैं वो पश्चिमीकरण है। पोशाक यानी कपड़े, खाद्य पदार्थ, कोका कोला वगैरह, आम लोगों की आदतें, तौर तरीकों में परिवर्तन, ये मध्य वर्ग के बड़े हिस्से में परिवर्तन में टेलीविज़न, फ्रिज, सोफ़ा सेट, खाने की मेज़, ये सब क्या है, ये पश्चिमीकरण के कुछ उदाहरण है, झलकियाँ हैं बेटा। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि पश्चिमीकरण के उदाहरणों सहित बताइए, तो लिख सकते हैं कि कला और साहित्य में प्रभाव पड़ा है, फिल्मों का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। जीवन शैली में प्रभाव पड़ा है, कपड़ों में ले सकते हैं आप। खान पान में पड़ा है कि लोग पहले घर का खाना खाते थे, आज बाहर का खाते हैं। पहले एक साथ बैठ के खाना करते ज़मीन पर, अब टेबल पर खाना खाते हैं। तो ये क्या है, ये पश्चिमीकरण के उदाहरण है। श्रीनिवासन के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण, जबकि उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न जाति के लोग तो अपने आप को ऊंची जाति कॉपी करते हैं, वैसे ही ऊंची जाति वाले किसको कॉपी करते हैं, वो एलन मस्क को, यानी कि वो डॉन ब्रैडमैन को, इन सबको कॉपी करते हैं, बड़े बड़े रईसों को, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। पश्चिमीकरण क्या होगा, जो आपके जीवन शैली, खान पान, विचारधारा, मूल्यों में परिवर्तन आए, ये एक तरीके से संस्कृतिकरण के ही हिस्से हैं बेटा। अगला पॉइंट है आधुनिकरण। प्रारंभ में आधुनिकरण का आशय टेक्नोलॉजी से होता था, यानी आप अगर कुछ मशीनों से उत्पादन करें तो वो आधुनिकीकरण का उदाहरण था, लेकिन आज बदल गया इसके बारे में। प्रारंभ में आधुनिकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाला सुधार था, परंतु आधुनिक विचारों के अनुसार सीमित, संकीर्ण, स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। तो आधुनिकरण पहले प्रौद्योगिकी के उत्पादन से जोड़ा जाता था, लेकिन आधुनिक विचारों के अनुसार सीमित, संकीर्ण, स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं और पूरी सार्वभौमिक दृष्टिकोण यानी पूरा विश्व। तो आधुनिकरण का मतलब है आजकल के वर्तमान तरीकों से, यानी नए तरीकों से जीवन शैली, नए तरीकों से जीना ही आधुनिकरण है। नए तरीकों से जीवन यापन, नए तरीकों से जीवन यापन ही क्या है बेटा, ये आधुनिकरण का एक उदाहरण है। अब धर्मनिरपेक्षीकरण तो आपको पता है कि संस्कृतिकरण से, यानी कि जब आधुनिकरण आया, पश्चिमीकरण आया, इन सब से धर्म में भी चेंज आए। पहले लोग मंदिरों में घंटों पूजा करते थे, सुबह जाते थे, आजकल तो कभी भी हाथ जोड़ के आज ही हो गई पूजा। तो आधुनिकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में बता रहा हूँ बेटा आपको मैं। ये धनात्मक और अच्छे मूल्य की ओर झुकाव है। आधुनिकरण का आशय क्या है, प्रौद्योगिकीकरण और उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सुधार। आप इससे नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सबकी परिभाषाएं याद रखनी है आपको, आधुनिकरण की, संस्कृतिकरण की। इसका मतलब है कि वह तरीका जो पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका ने अपनाया, यानी उत्पादन का वह तरीका जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनाते हैं, और वो जो इंडिया वाले अपनाते हैं, उसे आधुनिकरण का नाम दिया गया। आधुनिकरण का मतलब ये समझ में आता है कि समक्ष, सीमित, संकीर्ण, स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि जो सोच थी कि महिला घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, वो सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। लड़कियों को शिक्षा का जो अधिकार नहीं है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये सब आधुनिकरण ने बदलाव किए हैं। इसमें उपयोगिता, गणना, विज्ञान की सत्यता को, भावुकता, धार्मिक पवित्रता, इन और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया है। यानी पहले हर चीज़ हम धर्म से जोड़ लेते थे,
बारिश में भी भगवान जी नाराज हो गए, गर्मी ज़्यादा पड़ गई भगवान जी नाराज हो गए। तो आधुनिकीकरण ने विज्ञान, गणित और उपयोगिता को महत्व दिया है। इसके मूल्यों के मुताबिक समूह संगठन का चयन जन्म के आधार पर नहीं होता। आधुनिकीकरण ने यह भी बताया कि इंसान जन्म से नहीं होता गरीब अमीर, वो अपने कर्मों से होता है। और जबकि धर्मनिरपेक्षीकरण का जो मतलब है, जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। अब ये नहीं कि हिंदू धर्म मानने वाला हिंदू ही जिंदगी भर मानेगा, वो चाहे तो किसी भी गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना कर सकता है। एक मुस्लिम कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब है धर्म के प्रभाव में कमी। पहले कहते ना, इसने बिना नहाए भगवान को छू लिया, भगवान पापी हो गए, भगवान अपवित्र हो गए, तो ये सब विचारधारा एंड हो गई। अब तो 10-10 दिन नहाए बिना लोग भी पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है। और आधुनिक समाज ही ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष होता है, यानी जिस समाज में ज्ञान का, टेक्नोलॉजी का प्रभाव है वो धर्मनिरपेक्ष भी होता है। गांव में अभी भी संकीर्ण विचारधारा है धर्म की, लेकिन शहरों में आप देख सकते हैं इतनी नहीं। तो ये चारों जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में देखे थे बेटा, वो चारों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखो, सांस्कृतिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण, जो निम्न जाति उच्च जाति के जीवन मूल्य, विचारों को और शैली को कॉपी करते हैं। आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी में सुधार और उत्पादन के नए साधनों का विकास। धर्मनिरपेक्षीकरण की औद्योगिकरण से धर्म के प्रभाव में कमी आई है, यानी कि समाज में धर्म का प्रभाव कम हुआ है। और पश्चिमीकरण का मतलब पता है आपको, जो हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावे में, यानी ब्रिटेन के 150 साल के जो हम पे कब्जा किया, उसके बाद जो हमारे समाज में परिवर्तन आया वो पश्चिमीकरण का ही। यानी अगर आप इसकी परिभाषा इसमें भी लिख दोगे तो चल जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है। चारों कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं, यानी समाज में होने वाले परिवर्तनों को ही सांस्कृतिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण कह सकते हैं हम। अब इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं बेटा, चैप्टर एंड हो गया आपका। धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके धर्म के प्रभाव में क्या आती है, कमी आती है बेटा, ठीक है। तो कर लोगे आप। MS राव के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण करते हैं, जबकि उच्च जाति के पश्चिमीकरण को नहीं अपनाते हैं बेटा, ठीक है। समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाए हैं। सामाजिक गतिशीलता इस जाति के स्त्रीकरण के, यानी कि निम्न जाति के स्त्रीकरण में ऊर्ध्वगामी। तो समाज में जो क्रियाशीलता, यानी समाज आपस में जो भाई विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है कि निम्न जाति के स्त्रीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होते हैं। सती प्रथा के समर्थन बंगाल में किसका गठन किया था बेटा, तो आपको याद रखना है इसका, कि सती प्रथा के पक्ष में मैं आपको दिखाता हूँ। बंगाल में एक संगठन बनाया गया था बेटा, उस संगठन का नाम था धर्म सभा। कहते हैं कि सती प्रथा अच्छी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि बंगाल में धर्म सभा का गठन किया गया था। आधुनिकीकरण का आशय क्या है बेटा, प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सुधार, ठीक है। और औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन 3 पहलुओं को बताया। किसने, ब्रिटिश ने, यानी उसका नाम भी ले सकते हैं हम, ऐसे श्रीनिवास जी का नाम भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिकरण क्या प्रक्रिया है, निम्न जाति किसकी जीवन शैली की, तो उच्च जाति की बेटा। उपनिवेशिकवाद के दौरान लोगों ने क्या नहीं अपनाया, पश्चिमी देशों में रहना नहीं अपनाया, बाकी सारे हमने अपना रखे हैं। आधुनिकीकरण का आशय क्या है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, गणित और विज्ञान की सत्यता का भावुकता, धार्मिक पवित्रता, अवैज्ञानिक तत्वों को महत्व देना, सीमित स्थानीय दृष्टिकोण होना, यानी कि पहला है विज्ञान और गणित की सत्यता की भावुकता। अब साइंस और मैथ को सच मानते हैं लोग। प्रश्न है बेटा कि 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने बहुत से विषयों को उठाया, कौन कौन सा बेटा, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय लिख दोगे, सती प्रथा, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह, है ना। इन सब विषयों को उठाया। ये क्या थे, ये समाज में फैली हुई बुराइयां थी, जिनको हटाने के लिए विचारकों ने, राजा राम मोहन राय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए। 20वीं सदी में कुछ आधुनिक समाज संगठनों के नाम बताओ, तो वही है ब्रह्म समाज हो गया बेटा एक तो, और आर्य समाज हो गया, ठीक है। ये दो ही पूछे तो दो ही बताएंगे हम।
संस्कृतिकरण का अर्थ मतलब पता है कि निम्न जाति के लोग जब उच्च जाति के जीवन के मूल्यों को, उनके आदर्शों को अपनाते हैं तो संस्कृतिकरण होता है। लेकिन जब जहाँ पे निम्न उच्च जाति के वर्ग संख्या कम होती है तो निम्न जाति के लोग क्या करते हैं, उनकी संस्कृति को समाप्त कर देते हैं, उसे बोलते हैं विसंस्कृतिकरण। आधुनिकता के आधार पर बिंदु क्या है बेटा? आधुनिकता के बिंदु हैं आपका, एक प्रौद्योगिकी है बेटा, प्रौद्योगिकी में विकास, ठीक है, और शिक्षा, उत्पादन के साधनों में विकास और जीवन शैली में परिवर्तन, ये सब इसके आधारभूत बिंदु हैं। शिक्षा भी लिख सकते हैं, है ना, और उपनिवेशवाद भी लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। पश्चिमीकरण और धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म के प्रभाव में कमी आई है बेटा। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, ठीक है, हम कभी भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान में जा सकता है बेटा। तो ये सब पॉइंट इसमें आ जाएंगे। 4 अंकों के जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण पर नोट लिखिए। तो जाति का धर्म, अब ऐसा नहीं कि एक ही जाति के लोग अपने ही ईश्वर की पूजा करें, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक सैफ अली खान, करीना कपूर। भाई करीना कपूर पंजाबी है, सैफ अली खान मुस्लिम है, लेकिन अपनी जाति से हटके इन्होंने दोनों धर्मों का पालन करना शुरू किया। तो धर्मनिरपेक्षीकरण जाति प्रथा से ऊपर है बेटा, जाति प्रथा को त्याग कर धर्मनिरपेक्षीकरण किया जा सकता है, और आजकल वर्तमान युग में ये होता है। समाज सुधार आंदोलन के उद्देश्य एक थे, फिर भी अलग क्यों? समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में बदलाव लाना, सुधार लाना, लेकिन जैसे अलग अलग क्या थे, कोई सती प्रथा के पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, कोई विधवा बाल विवाह के पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, इस तरीके से। संस्कृतिकरण भेदभाव असमानता को बढ़ावा देता है बेटा, कैसे? वो आपको वो 5 पॉइंट लिखने, इनसे दलितों में हीन भावना आती है और उच्च लोगों में उच्च भावना आती है। वो 4 पॉइंट स्टार्टिंग के बताए थे इस क्वेश्चन के लिए। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। संस्कृतिकरण भेदभाव असमानता को बढ़ावा देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना है। तो बेटा 4-5 पॉइंट एक बार फिर से आप लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन और पिछड़े वर्गों का आंदोलन पर संस्कृतिकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो ब्राह्मण विरोधी इन निम्न लोगों ने किया बेटा, क्योंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व है हर जगह। और पिछड़े वर्गों का आंदोलन क्या है बेटा? ये कि ताकि इनको भी हर जगह समान अधिकार मिले। ये नहीं कि पूजा पाठ कराने का अधिकार सिर्फ पंडितों का है, निम्न वर्ग के लोग भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण जो कार्य है केवल ब्राह्मणों के हक में, ये नहीं, ऊंचे पदों पर केवल ब्राह्मण रहे, ये भी नहीं। तो इन तरीकों ने भी संस्कृतिकरण पर असर डाला है। अब ये अनुच्छेद आएगा बेटा, इसके आप उत्तर आराम से लिख सकते हैं। तो चैप्टर एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। हम नेक्स्ट वीडियो को लेके बहुत जल्दी आएंगे। हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल बड़े ढंग से हो और जो सोशियोलॉजी में जो मार्क्स आएँ बहुत अच्छे आएँ। साथ में अगर वीडियो देखोगे तो आपको COT की तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उसको नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। तो NB लर्निंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप अच्छे अंकों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करें। धन्यवाद।